सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। श्रीलंका के संकट में छिपे सबक। यह वह सबक है जिस सबक से को देखकर सभी अपने अपने देश में इस प्रकार की परिस्थिति ना आए उससे तैयारी करनी पड़ेगी। श्रीलंका में जो राजपक्षे परिवार सत्ता में है उसने पिछले कार्यकाल में देश को चीन का पिट्ठू बना दिया था। आज जब वह संकट में है तब चीन सिर्फ अफसोस जता रहा है। किसी देश में अगर पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात करनी पड़े और कागज की किल्लत की वो चलते परीक्षाएं रद्द करनी पड़े तो सहज ही समझा जा सकता है कि वहाँ के हालात कितने असहज हो चले हैं। श्रीलंका में इन दिनों ऐसी ही परिस्थितियां बनी हुई है। गहरे आर्थिक संकट ने श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कर दी है। गहरे आर्थिक संकट ने श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कर दी। जनता आक्रोशित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामूहिक इस्तीफे से भी उनका आक्रोश नहीं थम रहा है। सत्ता प्रतिष्ठान भी जन भावनाओं से अवगत है, इसलिए उसने सरकार भंग करके राष्ट्रीय सरकार के गठन की पहल से विपक्ष को साधने का प्रयास किया। परंतु विपक्ष सरकार के साथ सहयोग के लिए तत्पर नहीं। स्थिति नियंत्रण से निकलती देख आपातकालीन लगा दिया गया, जिसे अब हटा दिया गया है। पूरे परिदृश्य को विकटता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि संकट के मूल में जो खस्ताहाल अर्थव्यवस्था है उसकी सेहत सुधारने के लिए एक नए वित्त मंत्री की नियुक्ति की गई। पर नवनियुक्त वित्त मंत्री ने मात्र 24 घंटे में ही अपना पद छोड़ना मुनासिब समझा। श्रीलंका की मौजूदा स्थिति देखकर किसी को भी हैरत हो सकती है। नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस द्वीपीय देश में अपेक्षाकृत राजनीतिक स्थायित्व रहा है। लंबे समय तक गृह युद्ध की चपेट में रहने के बावजूद उसकी अर्थव्यवस्था अपनी श्रेणी के तमाम देशों से बेहतर प्रदर्शन करती रही है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भी श्रीलंका का प्रदर्शन बेहतर रहा। तब एकाएक ऐसा क्या हुआ कि वह कंगाली के कगार पर पहुंच गया? इसकी पड़ताल करें तो यही निकलेगा कि यह सब अचानक नहीं हुआ। इसमें कुछ भूमिका तो कोविड की रही, जिस पर श्रीलंका या किसी और देश का कोई नियंत्रण ही नहीं था। इसके अलावा अपनी दयनीय स्थिति के लिए एक बड़ी हद तक श्रीलंका स्वयं भी जिम्मेदार है, जिसने अतार्किक नीतियां अपनाकर अपनी इतनी दुर्गति करा ली कि वास्तव में इन नीतियों के चलते आर्थिक संकट की सुगबुगाहट तो बहुत पहले ही होने लगी थी। यह बात और है कि उसने अब जाकर अपना वास्तविक रूप प्रदर्शित किया। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर आधारित है। इसका अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि श्रीलंकाई जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी करीब 12.5% है और कोविड पूर्व दौर में यही क्षेत्र श्रीलंका में सबसे तेजी से वृद्धि दर्ज कर रहा था। लेकिन कोविड संबंधी प्रतिबंधों और महामारी के खौफ ने पर्यटन गतिविधियों पर विराम लगा दिया था। रही सही कसर श्रीलंकाई सरकार की नीतियों ने पूरी कर दी। लोक लुभावन राजनीति के लोभ में सरकार ने कर की दरों में भारी कटौती कर दी। इससे न केवल राजस्व की क्षति हुई बल्कि सरकारी खजाने के गड़बड़ाते गणित को देखते हुए वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने श्रीलंका की साख पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। इससे कोलंबो के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र से किफायती दर पर वित्तीय संसाधन जुटाना दूभर होता चला गया। इसके लिए वह चीन जैसे देश पर और निर्भर होता गया, जिसका उस पर पहले से ही कई कड़ी शर्तों वाले कर्ज का अंबार लगा हुआ था। मुश्किलें केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। खेती में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर प्रतिबंध का जो तुगलकी फरमान जारी हुआ था, जबकि जैविक खेती की दिशा में रातों रात कोई कदम बढ़ाना संभव नहीं था। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि पारंपरिक कृषि उत्पादन को भी आघात पहुंचा। हालांकि बाद में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग संबंधी फैसले को पलट भी दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक विकराल खाद्य संकट दस्तक देने को तैयारी कर चुका था।
इसका ही परिणाम है कि आज श्रीलंका वित्तीय एवं खाद्य संकट से इतना त्रस्त हो गया है कि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। इस समय श्रीलंका में जिस राजपक्षे परिवार की सत्ता है, उसने अपने पिछले कार्यकालों में एक प्रकार से श्रीलंका को चीन का पिट्ठू बना दिया था। भारत जैसे स्वाभाविक एवं पारंपरिक साझेदार को उसने अपनी प्राथमिकता से बिल्कुल हटा दिया। लेकिन आज जब श्रीलंका एक अप्रत्याशित संघर्ष के दौर से गुजर रहा है, तब चीन केवल अफसोस जताकर रह गया। मदद तो दूर की बात है, चीन ने श्रीलंका को दिए अपने कर्ज की शर्तों में भी ढील देने से इनकार कर दिया। तब श्रीलंका ने भारत से मदद की गुहार लगाई और नई दिल्ली सरकार ने भी कोलंबो के प्रति पूरी उदारता दिखाई। भारत ने न केवल श्रीलंका को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराई, बल्कि खाद्य सामग्री के स्तर पर भी हर संभव मदद कर रहा है। जनवरी और फरवरी में भारत श्रीलंका को करीब 6,500 करोड़ रुपए का कर्ज दे चुका है। इसके अलावा पिछले महीने दोनों देशों में सहमति बनी कि भारत श्रीलंका को करीब 7,500 करोड़ रुपए का कर्ज और उपलब्ध कराएगा। जबकि बीते दिनों भारत ने 42,000 टन चावल भी श्रीलंका को भेजा है। इसके साथ ही वहां ईंधन की भारी किल्लत को देखते हुए बड़ी मात्रा में डीजल भी भिजवाया गया है। श्रीलंका और भारत की सीमाएं बहुत दूर नहीं है और एक पड़ोसी होने के नाते यह भारत की जिम्मेदारी भी है कि वह मुश्किल में फंसे मित्र देश की मदद करे। लेकिन इसके साथ ही भारत को सतर्क भी रहना होगा कि वहां यदि हालात और बिगड़ते हैं तो हमारे लिए शरणार्थियों का एक नया संकट खड़ा हो सकता है। भारत को इससे भी सावधानी बरतनी होगी कि वह श्रीलंका में सीधा हस्तक्षेप करता न दिखे, क्योंकि अतीत में इसे लेकर हमारे कटु अनुभव भी तो रहे हैं, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। इस लिहाज से भारत सरकार ने उन अटकलों को समय से खारिज करके बिल्कुल सही किया कि श्रीलंका में अपनी सेना भेजने की उनकी कोई मंशा नहीं है। बेहतर होगा कि भारत बिम्स्टेक या फिर ऐसे ही किसी अन्य मंच के माध्यम से समान विचार वाले देशों को साथ लेकर श्रीलंका के लिए कोई व्यापक समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़े। इससे भारत के नेक इरादे और नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित होगी। वही चीन के चंगुल में फंसते जा रहे लोगों को भी एक आवश्यक सबक मिलेगा। साथ ही ये सीख भी मिलेगी कि लोक लुभावन नीतियों और मुक्त खोर वाली राजनीति तीर्थ अवधि में आत्मघाती ही सिद्ध होती है। जैसा कि हमारे देश में हो रहा है, कई प्रदेशों में चुनाव को जीतने के लिए लोक लुभावन वादे कर लिए गए हैं और उन वादों से प्रदेश का खजाना खाली हो रहा है और सत्ता पर बैठने के बाद कटोरा हाथ में लेकर केंद्र की ओर ताका जा रहा है। ये सीखने का एक बहुत अच्छा अवसर है। श्रीलंका जैसे हालात उत्पन्न न हो, इसके लिए हमें सावधान रहना होगा। इसके लेखक हैं हर्षवी पंत। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।